नमस्कार, डीडी न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। कल मोदी सरकार ने कृषि सुधार से संबंधित बहुप्रतीक्षित बिल राज्यसभा में पारित किया। इन विधेयकों का विपक्ष विरोध कर रहा है, जबकि कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कृषि उत्पाद बाजार समिति कानून यानी एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की बात कही थी। इसी घोषणा पत्र में कृषि उत्पादों को खरीद बिक्री के प्रतिबंध से मुक्त करने का भी जिक्र किया गया था। विपक्ष अभी तक सरकार से यह कानून बनाने की मांग करता रहा है। जब सरकार ने इसे कानूनी जामा पहनाया तो विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? क्या इस कानून से किसानों का कोई नुकसान होगा या विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है? इसी विषय की चर्चा को लेकर के हम आज उपस्थित हैं। हमारे साथ प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल साहब हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इकोनॉमिक्स के, और ब्रजेश मिश्रा जी हैं, ये विषय विशेषज्ञ हैं हमारे साथ। इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि जो विधेयक पारित हुआ है उसमें क्या क्या है। किसानों के कल्याण में लगातार लगी केंद्र सरकार ने एक देश एक बाजार के तहत किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी कर दी है, जिसके तहत किसान अपनी उपज को अपने हिसाब से अच्छे दामों पर कहीं भी बेच सकता है। इससे जुड़े 2 बिल संसद से पास हो गए हैं। इसके जरिए अन्नदाताओं का सशक्तिकरण और संरक्षण भी संभव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा फैसला करार दिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट पर लिखा कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूँ। ये न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सब से आजादी मिली है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। हमारे कृषि क्षेत्र को आधुनिकतम तकनीक की तत्काल जरूरत है, क्योंकि इससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी। अब इन बिलों के पास होने से हमारे किसानों की पहुंच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान होगी। इससे न केवल उपज बढ़ेगी, बल्कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे। ये एक स्वागत योग्य कदम है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल को किसानों के लिए ऐतिहासिक बताते हुए बिल के विरोध पर कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। जो हमारी विपक्षी पार्टी है, किसान विरोधी है, उन्होंने किसानों का विरोध किया और विरोध के साथ साथ उनको जो ये नई आजादी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है, उसको रोकने का कुठाराघात किया और कुत्सित प्रयास किया। राज्यसभा में चर्चा ठीक हो रही थी, बहुमत से वो पास होने वाले थे। जब कांग्रेस को ये अंदेशा लगा कि वो बहुमत में नहीं है, तो उन्होंने गुंडागिर्दी पर उतर आए और आज कांग्रेस ने आपातकाल के बाद फिर एक बार ये सिद्ध कर दिया है कि इस कांग्रेस का भी लोकतंत्र और प्रजातंत्र में भरोसा नहीं है। वहीं देश के तमाम हिस्सों के किसानों ने विधेयक का स्वागत किया है। जो एक्चुअल में किसान है वो कोई इसका विरोध नहीं कर रहा। जो कीमत उन लोगों ने तय कर दी, उस कीमत पर किसान को वो मजबूरी में अपनी फसल बेचनी पड़ती थी। किसान होने के नाते ये कहते हैं कि जो अध्यादेश लागू किए हैं वो किसान हितैषी हैं। जो नया विधेयक आया है इसमें हमें बहुत से लाभ मिले हैं। नए कानूनों से किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलिए की भूमिका खत्म होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ा पाएगा। 5 जून 2020 को एक अध्यादेश लाया गया था। तब विपक्ष के सारे लोग ये कह रहे थे कि ये कानून ठीक है। जब विधेयक के रूप में उसे कानूनी जामा पहनाया गया, उसे कानून के रूप में दर्ज किया गया, तो विपक्ष कह रहा है ये ठीक नहीं है। विपक्ष एक बात और कह रहा था कि एमएसपी जो है वो सरकार हटा देगी। एक किसानों के लिए 2 दिन से दोनों दिन खुशियां लाने वाला रहा। एक तो कल बिल पास हुए हैं 2, और आज सरकार ने एमएसपी जारी कर दी है। गेहूं पर 50 रुपए प्रति क्विंटल, चना पर 225 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर पर 300 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों पर 225 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है। जाहिर है कि जो बातें कह रहे थे कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, सरकार ने बताने का प्रयास किया है
कि एमएसपी भी जारी रहेगी और सरकारों को लाभ देने की योजना भी जारी रहेगी। अब हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं और हम अग्रवाल साहब आपसे ही शुरुआत करते हैं कि विपक्ष जिस तरह शोरगुल कर रहा है, क्या इस विधेयक को पास होने से किसी किसान का कोई नुकसान होता दिख रहा है क्या, कि विपक्ष यूं ही शोरगुल कर रहा है? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जहां तक किसान की बात है, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत दिनों से, बल्कि बहुत वर्षों से एक चर्चा करते आ रहे हैं कि किसान उत्पादन करता है और खूब बढ़ चढ़ करके उत्पादन करता है। जैसे इस वर्ष अगर हम देखते हैं तो कृषि का ऐतिहासिक उत्पादन हुआ है खाद्यान्न क्षेत्र में, फल सब्जियों में भी हुआ है, और इसी प्रकार से देखिए फलों में बहुत तेजी से इसके उत्पादन में पिछले 15 वर्षों में वृद्धि हुई है, सब्जियों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। लेकिन हर चर्चा में हम लोग एक ही जगह आकर अटक जाते थे कि इसका विपणन नहीं हो पा रहा है, इसकी मार्केटिंग नहीं हो पा रही, किसान को उसके उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अब एमएसपी पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है, जैसे आप भी कह रहे हैं। एमएसपी की एक सीमित मर्यादा है, खत्म नहीं हो रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन एमएसपी कितनी फसलों पर है जरा ये भी तो आप सोचिए। अगर खाद्यान्न की सारी फसलें देखें तो उस पर भी नहीं है, बाकी आप देखिए जो कैश क्रॉप्स है उस पर नहीं है, और इसी फल सब्जी पर तो एमएसपी है ही नहीं है, मसाले पर नहीं है, तमाम इसी तरह से आप आइटम देखिए किस पर एमएसपी है। क्या आम पर एमएसपी है, आलू पर है, क्या प्याज पर है, किस पर एमएसपी है आप बताएं जरा, क्या जूट पर है, किस पर है आप एमएसपी? तो देखिए एमएसपी एक चीज है, एमएसपी सरकार मेंटेन कर रही है, लेकिन जिन फसलों पर एमएसपी है, मैं उनकी भी अगर बात करूं, मुख्य रूप से एमएसपी सरसों पर उतना प्रभावशाली नहीं है, मैं कहूंगा उसकी एक अपनी अलग इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर गेहूं, चावल, ये दो मुख्य फसलें हैं जो एमएसपी के अंतर्गत आती हैं, और सरकार उसको अपने पास रखना भी चाहती है, एमएसपी के माध्यम से एक बफर स्टॉक भी चाहती है, जिससे फेयर प्राइस हिसाब से गरीबों को वो बांट भी सके। लेकिन क्या किसान का सारा उपज एमएसपी पर बिकता है? कतई नहीं। बहुत कम प्रतिशत, 10% से कम भी आप कह सकते हैं कि एमएसपी के माध्यम से बिकता है, उसके बावजूद ऐतिहासिक खरीद हो रही है। तो सरकार की एक मर्यादा है, आप कभी भी देखें बाकी का कहां जाता है, क्या उस पर उपज? बिल्कुल। फिर खाली यही नहीं, किसान गेहूं और चावल के उत्पादन तक सीमित क्यों रहे? उत्तर प्रदेश की दुर्दशा क्यों? क्योंकि यहाँ का किसान अन्नदाता तो है, लेकिन उस अन्नदाता को उसको लाभ कहाँ मिल पा रहा है? तो कई इसकी चुनौतियां हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार का ये कृषि विधेयक आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आई है, और जिस प्रकार से विपणन की समस्या का हल निकालने की कोशिश की गई बड़े पैमाने पर, इसको भी किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम मत मांगिए। कृषि के माफिया बड़े बड़े हैं साहब, ऐसा नहीं, उसके भी राजनीतिक संरक्षक हैं, उसके भी हर तरह के बिचौलिए बहुत बड़े बड़े स्तर पर हैं। उनकी वजह से सामान्य किसानों को इसका, उनकी उपज का लाभ न मिला है। अगर इस तरह के सुधार नहीं होंगे तो आगे भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल आगे भी नहीं मिलेगा। किसान अगर अपनी बाजार, ब्रजेश जी, बाजार में कहीं भी उपज बेचता है और उसके अवसर उपलब्ध होता है, तो किसान के लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का? विपक्ष कह रहे हैं तो नुकसान का सौदा है। हमारे अग्रवाल साहब ने अभी बताया कि ये फायदे का सौदा है, एमएसपी तो 2-3-4 जीन्स पर है केवल। देखिए 1960-70 के दशक में जब पुराना कानून आया, एपीएमसी एक्ट आया जी, तो उसने क्या किया कि किसानों का हाथ पैर बांध दिया, और जो ये पिछले 40 वर्षों में जो आत्महत्या का इतिहास शुरू हुआ भारतवर्ष में, ये उसी एक्ट की देन थी। वास्तव में किसान के गले में जो फंदा गया वो इसीलिए गया क्योंकि मान लीजिए सेब उसने 10 रुपए में बेचा है और ग्राहक को 140 रुपए में बिक रहा है, तो जो 10 रुपए से 140 रुपए की मार्जिन थी वो कहाँ गई? बिचौलिए खाते थे। मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ कि होता क्या था। जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि किसान अपना जो उपज है उसको मंडी के अलावा, सरकारी मंडी के अलावा कहीं नहीं बेच पाएगा। और खरीदेगा कौन? जो लोग उस एक्ट में रजिस्टर्ड होंगे। तो ये अड़हतिये कहे जाते हैं। ये अड़हतिये जो है 10-5 अड़हतिये मिल जाते थे और किसान को विवश करके उससे सस्ते में सारा अनाज खरीद करके उधर जो है बड़े प्लेयर्स को सप्लाई कर देते थे। तो ये क्या होता था कि किसान आत्महत्या को मजबूर था। मैं आपको उदाहरण दूं कि किसान का लगभग जो है खेत, अगर सरकार ने इस 5 वर्ष में लगभग 1.5 गुना एमएसपी नहीं बढ़ाई होती तो किसानों में कितनी आत्महत्या होती, ये और बड़ी माने एक सांख्यिकी का विषय होता। बुंदेलखंड की सुपर जी हाँ, मैं बताऊं आपको, उदाहरण ले लीजिए एमएसपी की स्थिति क्या है। 2015-16 से मानिए
तो 1410 रुपए धान था, 1815 रुपए हुआ। गेहूं 1525 से 1925 हुआ। मूंगफली 4030 से 5090 हुई। सोयाबीन 2600 से 3710 हुआ। चना 3500 से 4875 हुआ। सरकार जीवित रखी हुई थी किसानों को। और जैसा आपने कहा अभी शुरू में इस डिबेट के आरंभ में ही कि आखिर सरकार ने जो है क्या किया कि जब ऑर्डिनेंस लाया तो किसी को परेशानी नहीं थी। वास्तव में जो राजनीतिक संरक्षण था, किसी राजनीतिक दल को पंजाब में 5000 करोड़ का नुकसान हो रहा है तो किसी राजनीतिक दल को वहां महाराष्ट्र में 10,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो अपने अपने मीडिया चैनल्स को लेकर के, अपने अपने प्रचार माध्यम को लेकर के राजनीतिक दल जो है वो किसानों का अनहित करने पर तुले हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि किसान जो है कहीं ना कहीं उनके छलावे में आ जाएगा, जैसा कि पिछले 40-50 वर्षों में होता आया है। अन्नदाता की दुर्गति जो है, अन्नदाता को आत्महत्या तक पहुंचाने वाले यही लोग हैं जो आज इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसकी चर्चा कर लीजिए। विपक्ष इसके पक्ष में रहा और 2004 से 10 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही। 10 वर्ष तक समर्थन तो करती रही, लेकिन एक्ट को लेकर के कोई उन्होंने एनेक्टमेंट नहीं किया पार्लियामेंट के अंदर जाकर के। मैं आपको कुछ इसके वो बताऊं, किसान आत्महत्या से मुक्ति मिलेगी देश को। अन्नदाता खुले बाजार में अच्छी कीमत पाएगा। नौकरशाही का, भ्रष्टाचार का भी कुछ उसमें बोलबाला है, इसलिए भी जो है हमारी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो हम फिर लौट के आएंगे, हम अग्रवाल जी के पास जाएंगे। एक चर्चा में आपको बताते चले कि जो नाबार्ड है, बैंक है, इन्होंने एफपीओ बनाया है, उत्पादक संघ बनाया है, और ये एक ब्लॉक में केंद्र सरकार ने 2 रखा है और स्टेट गवर्नमेंट ने इसे 5 किया है। यानी एक ब्लॉक में 5 संघ बनाए जाएंगे और इनको 3% पर ऋण दिया जाएगा। ये वेयर हाउस बनाएंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। तो सरकार का एक कदम नहीं है कि केवल कृषि में उन्होंने रेट बढ़ा दिया, एमएसपी बढ़ा दी। तमाम तरीकों से किसानों को कैसे फायदा हो, इस पर काम किया जा रहा है। अग्रवाल साहब, अगर कृषि उपज का मूल्य किसान के साथ पहले से तय हो जाए कि भाई ये हमारा धान है और इसका रेट ये होगा, तो किसान फायदे में रहेगा या नुकसान में? विपक्ष को तो ये दिख नहीं रहा, विपक्ष को लग रहा है नुकसान में रहेगा। देखिए, छोटे किसान के पास जो एक चुनौती थी जी, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की हम चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश में चूंकि चर्चा कर रहे हैं जी, तो यहाँ क्या पैदा होता है? 3 फसल के छोड़ करके, या चौथा और जोड़ लीजिए, गेहूं, चावल, गन्ना, आलू, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का कृषि यहीं तक सिमट गया। फिर अब थोड़ा सा इन लोगों ने विस्तार करना शुरू किया है फल सब्जियों की तरफ। तो फल सब्जियों के बारे में आप देखें, किसान को ये जानकारी नहीं कि इस साल हमें क्या उत्पादन करना है, किसमें लाभ मिलेगा। छोटा किसान तो सोचता भैया हमारे पास बीज रखा है या नया खरीद के हम यही कर लेते हैं, हमें तो जानकारी नहीं। फिर जो नई पीढ़ी आ रही, जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत में और नई शिक्षा नीति को लेकर के सब तरफ एक नया कह सकते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन आना है, तो किसान अब देखिए ट्रेडिशनल पैटर्न पर नहीं करेगा, पर अब उसको चाहिए कि जहां लाभ की खेती हो वो उससे जुड़ना चाहेगा। हो सकता है कि इस साल उसको हल्दी में ज्यादा फायदा हो, हल्दी भी उत्तर प्रदेश में हो सकता है, धनिया भी हो सकता है, तो क्यों हम अनावश्यक गेहूं और चावल ही पैदा करें और घाटा उठाएं जिसकी बिक्री भी नहीं हो रही है। तो खाली यहाँ कीमत तक सीमित नहीं है, जब उसको बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त होगा, उनके साथ जुड़ेंगे, बाजार के साथ तो जुड़ा होगा। बाजार का एक रहेगा, उनके पास पैरामीटर है, इंडिकेटर रहेगा कि नहीं इस साल हमको यूपी में आलू कम करना है, हमको इस बार मटर ज्यादा करना है, या इस बार चना ज्यादा करना है। तो ये तमाम चीजें खाली यहां तक नहीं है। अब किसी ने भी चर्चा, आप देखिए पूरी मैं लोकसभा इसकी चर्चा देखी मैंने, राज्यसभा की, हर कोई बस एमएसपी की बात कर रहा है, जबकि एमएसपी खत्म नहीं है। किसने तरकारी की बात करी, किसने आलू की बात करी? प्याज में सबसे बड़ा कालाबाजारी होता रहा है। आलू उत्तर प्रदेश का किसान फेंकता रहा है, उसको पूछने वाला कोई नहीं। उस समय कहां चर्चाएं चली जाती थी। इसलिए देखिए थोड़ा सा संतुलित होकर के मेरे ख्याल से ये माना जाए कि सरकार ने जो कदम उठाया है, जो निर्णय लिया है, वो किसानों के हित में है। निश्चित तौर पर किसान और देश दोनों के हित में है। इससे औद्योगिक क्रांति को भी बढ़ावा मिलेगा। और जो बेरोजगारी की चर्चा कर रहे हैं ना कि किसान, आज के दिन हम लोग अक्सर चर्चा किया है कि वहां पर बूढ़े लोग रह गए या असहाय लोग रहे, ऐसा नहीं होगा। इससे जो नई पीढ़ी है वो भी जुड़ना चाहेगी नई टेक्नोलॉजी के साथ में। बिल्कुल, गांव जाइए तो आपको गांव में बूढ़े लोग मिलेंगे, कृषि से जुड़े कम लोग हैं। अगर कृषि फायदेमंद होती जाती है, बाजार से कनेक्शन उसका हो जाएगा, व्यापार अच्छा होगा, तो जाहिर है कि युवा भी गांव में रुकेगा और ये जो झोपड़पट्टियां शहर में, ये शायद आपको नहीं दिखेंगी। ब्रजेश जी, ऑनलाइन जो माध्यम है, बाजार है, उसमें अगर किसान अपना सामान बेचता है
तो कैसे उसकी गारंटी होगी कि हमने सामान बेचा है, समय से पैसे का भुगतान हो जाए, उसके साथ कोई हेर फेर नहीं होगा? कि इसके लिए भी कोई प्रबंधन किया गया है क्या? देखिए, ऑनलाइन जो भी सामान बिक रहे हैं वो सब प्री पेमेंट बेसिस पे बिकते हैं। आपने पेमेंट किया केवल तभी वो डिलीवरी के लिए जाता है, अन्यथा आप सामान खरीद नहीं सकते। मैं समझता हूँ इस युग में ऑनलाइन डिलीवरी का जो सिस्टम है, अगर किसान उसमें आता है और किसान उसका लाभ लेता है तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बताऊं आपको, अनाज को सड़ने से पहले बेच देना। अच्छा, किसान जो लोग किसानी करते हैं, मैं यथार्थ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं आपको बताऊं कि गेहूं और चावल की खेती की स्थिति ये हो गई है कि किसान लागत से अपनी लागत को निकाल पावे तो एमएसपी की प्रतीक्षा में रहता है। और एमएसपी और लागत को अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि किसान को फिर भी उतना ही मिला है जितना उसने लगाया था। लेबर बहुत महंगी हो गई है, लेबर महंगा। इसी तरह से आप ये देखिए कि गांवों से जो माइग्रेशन हुआ शहरों की तरफ, वो माइग्रेशन जो है पूरी तरह से मैनुअल लेबरर्स की उसमें कन्वर्ट हो गया। तो हमारी जो जनशक्ति थी, जो ग्रामीण संरचना के निर्माण में थी, वो समाप्त हो गई और सब शहर की ओर भाग गए। तो ये जो जनपुंज शहरों में इकट्ठा हुआ, इसने शहर की भी व्यवस्था को दुर्बल बना दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये जो भारत है, इसका उत्थान तो तभी संभव है जब कृषि में सुधार हो। और मैं समझता हूं कि ये जो नया बिल आया, मेरी राय में तो सरकार को इसको 2015 में ही लेके चले आना था, मेरी जो अपनी राय है। जी। अब क्या वातावरण रहा, परिस्थितियां रही होंगी, जो भी परिस्थितियां ने, जो भी राजनीतिक मजबूरी रही है, सरकार ने बहुत सारे निर्णय लिए, उन निर्णयों के लिए भी सरकार को संघर्ष करना पड़ा। लोकतंत्र का कभी कभी दुर्भाग्य ये होता है कि लोकतंत्र में लाभ के निर्णय भी आलोचना के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक लाभ और प्रतिलाभ के मामले में लोग सोचने लगते हैं। मैं समझता हूं अगर हम देश को पहले स्थान पर रखें तो ये दुर्गति न पैदा हो जो हमने संसद में देखा। जी बिल्कुल। अग्रवाल साहब, हम बात कर रहे थे भंडारण और फूड प्रोसेसिंग की। सरकार का जो अगला कदम है कि भंडारण हो किसानों का और वो खुद कर सके, ये इस तरीके से करें कि एक भंडारण हो जाए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं तो सीधे ना बेच करके बाजार को दूसरे रास्तों से ले जाएं, जिससे इनका लाभ बढ़े। अभी क्या होता है कि गेहूं आया, उन्होंने तुरंत बेच दिया, जो भी सामान है उनका वो तुरंत चाहते बेच दे। तो ये स्थितियां हैं, सरकार बैंक से लोन दे रही है, तो क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए, अगर देखते हैं हम लोग, तो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तो एक सबसे बड़ा निकल उस समय निकल करके आया प्रारंभिक दौर में उनके, और उन्होंने खुद इस चीज को जो है स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि जो है कृषि में निवेश घटता जा रहा है और सरकारी निवेश और निजी निवेश दोनों घटता जा रहा है। सोचिए, जिस सेक्टर में निवेश घटता जाएगा, आप भंडारण की बात कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कहां से संभव पाएगा? कहीं पर भी अगर हम प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं, प्रगतिशील होना चाहते हैं, निवेश चाहिए। हमको नए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, हमको ट्रांसपोर्ट के लिए आप सोचिए ठंडी करने वाली मशीन वाली जो है ट्रकें चाहिए। आप बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में एक भी ट्रक मुझे दिखा दीजिए जो इस तरह का मूव करे सब्जियों को लेकर के, तो सड़ेगा नहीं तो क्या होगा? फिर मैं बार बार एक उदाहरण जोड़ देता हूं कि गांव में 1 रुपए में गोभी नहीं मिल रही है और शहर में 25 रुपए में मिल नहीं रही है। ये 24 रुपया गया तो कहां गया? 1 रुपए वहां कोई खरीद नहीं रहा और यहाँ 25 रुपए से कम पे नहीं मिल रहा। तो अब आप बताइए, 1 रुपए का 25 गुना बिका और 24 रुपया गया कहां? किसको चिंता हुई? ना आपने उपभोक्ता की संरक्षा की, ना आपने किसानों की चिंता की। जब किसान इस स्थिति में आएगा तो सोचिए कहां से टेक्नोलॉजी का विकास होगा, कहां से निवेश होगा, फिर वही होगा, कहीं इधर उधर घूमेगा। आज देखिए, मैं कहता हूं बहुत से बच्चे हैं, हम लोग अपने शिक्षण संस्थानों में बात करते हैं विश्वविद्यालय में, और वो कहते हैं साहब हम कर तो लें लेकिन वहां रखा क्या है, कोई सुनने वाला नहीं। अब अगर मान लीजिए उनको पहले से ये पता होगा कि इस बार हम पपीता खूब खरीदेंगे, बनाएंगे, वो पैदावार करें क्योंकि इसकी मार्केटिंग अच्छी है, ठीक है। आलू हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आलू का बहुत, क्योंकि आलू में देखिए जबरदस्त रैकेट है। जो उत्पादन करता है उसको बोरे की कीमत नहीं मिल रही है और जो खरीद रहा है वो मतलब जो मालामाल है, खरीदने वाला मतलब हम जैसे लोग जो हैं उपभोक्ता, वो परेशान है। यानी घूम फिर करके बिचौलियों मालामाल है, तमाम और अनैतिकताएं व्याप्त है, जिसकी चर्चा उसकी भी खुलकर करनी चाहिए। मंडियों में किस प्रकार लूटपाट है, किस प्रकार से दादागिरी में चर्चा जी ब्रजेश जी बेहतर बताएंगे। जी, एक तो ये कि ये जो विपक्ष हंगामा कर रहा, ये किसानों के हित में है या बिचौलियों के हित में? एक बात ये। दूसरा, क्या जो आड़ती और बिचौलिए हैं इनके शोषण से किसान मुक्त होगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है।
मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि पहला तो ये बिचौलियों को पुराना एक्ट फायदा देता था। स्पष्ट रूप से बिचौलियों ने ही कोई दबाव समूह और राजनीतिक दबाव, हालांकि इसको हटाने की बात कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि एपीएमसी एक्ट हम हटाएंगे। अब हम थोड़ा तर्कतः जाते हैं जी। पहला तो ये कि बिचौलिए हटेंगे, दूसरा ये कि ज्यादा खरीदार, ज्यादा बड़ी बाजार और ज्यादा कम्पिटिटिव प्राइस किसान ले सकेगा। कम से कम वो अपनी लागत से कहीं ज्यादा मांग सकता है। दूसरा यह है कि प्राइवेट प्लेयर्स के आने से भंडारण की समस्या दूर होगी। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जैसे मान लीजिए किसान अपना अनाज मंडी में लेकर के गया और वहां देर से बिक रहा है, अनाज सड़ रहा है, तो वो ये सोचता है कि किसी भी थ्रो अवे प्राइस पर इसको फेंक दें। और इसको बड़े व्यापक अर्थों में लेने की जरूरत है। आप देखिए सरकार जो है 2014 से 19 के बीच में ये सरकार लेकर के आई थी एक भूमि सुधार कानून, जिसको लोगों ने कार्य रूप में परिवर्तित नहीं होने दिया, बड़ा विरोध किया। अब इसका लॉजिकल एक्सटेंशन होगा भूमि सुधार, क्योंकि हमारा किसान जब लागत ही नहीं पाएगा तो वो नई टेक्नोलॉजी लेकर के कहां से आएगा, और भूमि की उर्वरा शक्ति का प्रयोग, दोहन हम नहीं कर पाते। और जबकि मैं समझता हूं कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से हम द्वितीय स्थान पर हैं, तो हम जो है इसके बावजूद भी गेहूं और चावल एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो हम, आप देखिए, अगर कृषि को हम संभाल ले जाते हैं, जिस पर भारत की 70% जनसंख्या गांवों में रहती है, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे समग्र जीवन स्तर को सुधारने में और हमारे किसानों को आत्महत्या से बचाने में और घाटे की खेती से बचाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। ये बहुत ही कारगर। और मैं समझता हूं, देखिए, कृषि का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि गेहूं और चावल है, मधुमक्खी पालन है, हर्बल खेती है, आपका जो है, अगर उस तरफ किसान जाएंगे तो लाभकारी होगा। फल उत्पादन है, भूमि सुधार, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि भाई हल्दी का उत्पादन, हम हल्दी उगाएंगे, हम जो है पपीता उगाएंगे, हम लहसुन उगाएंगे, हम तुलसी का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। ये टेक्नोलॉजी भी किसानों के पास जाए। दूसरा देखिए, एक और भी सुधार होने वाला है। लॉजिकली किसान जो है ज्यादा बड़े जोत की मांग करेंगे तो चकबंदी होगी, जोत का आकार बढ़ेगा, सिंचाई के संसाधन बढ़ेंगे, हम समझते हैं कि ऊर्जा के स्रोत बढ़ेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, और हम अपने आत्मनिर्भर ही नहीं होंगे बल्कि हम अपने इस गुणवत्ता को विदेशों को भी निर्यातित करने में सफल होंगे। तो हम इसको एक समग्र विकास के रूप में देख रहे हैं, नवीन भारत के निर्माण के रूप में देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत खेती मेरी भी है, तो मैं उस दृष्टि से, जी, आप सब लोग भी, डॉक्टर साहब भी जुड़े होंगे, आप भी जुड़े होंगे, हम सब गांव से ही आते हैं, तो हम लोग खुद भी अच्छी तरह जानते हैं कि खेती में हमारी क्या लागत है और क्या हमारी उत्पादन है और हमको क्या मिलता है। और मैं समझता हूं ये सरकार किसानों के लिए जब आई तो किसानों के लिए 8 लाख करोड़ का ऋण मिलता था, आज 15 लाख करोड़ का ऋण मिलता है। तो सरकार जो है सिर्फ अनुदान दे करके ही नहीं बचा सकती। चलिए, बिल्कुल परिवर्तन जल्दी में हम पूछेंगे, समय हमारे पास कम है जी। विपक्ष ने माहौल बनाया है बड़े विरोध का, सरकार को ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी ये समझाने के लिए कि ये सही है। विपक्ष को लग रहा है कि वो जो माहौल बना रही। अग्रवाल साहब, मुझे लगता है विपक्ष ने जो कुछ किया है उससे एक वातावरण जरूर बना है, किसानों में जागरूकता आई कि उनको पता चला हमारे लिए कुछ हो रहा है, वो अब उसको और अच्छी तरीके से जल्दी समझेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हल्ला गुल्ला का फायदा ये होता है, जो स्टेक होल्डर होता है जिसको फायदा हो, वो और दिमाग लगा के सुनता है, देखिए हमारे मतलब की क्या बात हो रही है। अगर वो नहीं होता तो हो सकता है चर्चा अखबारों में इन सब में नहीं होती, और महीन बातें जैसे हम लोग कर रहे हैं और जगह होती है मीडिया में चर्चा, तो उसकी चर्चा से वो खुद निष्कर्ष निकालेंगे कि वो कहाँ लाभान्वित हो रहे हैं और उनको कितना सजग रहने की आवश्यकता। एक चर्चा में एक पॉइंट जरूर छूट गया, मैं बता दूं, इस माध्यम से एक भ्रम और दूर कर लीजिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी रूप में किसी भी किसान की जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, एमएसपी नहीं हटेगी। 2 महत्वपूर्ण विषय थे, दोनों पर निश्चिंत रहना चाहिए। देखिए, जो भी मोदी सरकार की पहली सरकार हो या ये सरकार हो, किसानों पर फोकस है, कृषि पर फोकस है, गांव पर फोकस है, गरीब पर फोकस है, और उसको चरणबद्ध तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। जो ये माहौल बना रहे हैं, अध्यादेश आने तक वही विपक्ष कहता था अच्छा है। कांग्रेस जब 19 में घोषणा पत्र लेकर आई तो वो कह रही थी ये सही है, इसको हटाना है, और आज विरोध कर रही। तो राजनीतिक विरोध अपनी जगह है लेकिन किसानों के लिए जो सरकार कर रही है उसका फायदा किसानों को मिलेगा, और ये लगातार चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि किसानों के लगातार कई ऐसे बड़े कार्यक्रम है सरकार जो कर रही है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अग्रवाल साहब आपका, ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार।